नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। शनिवार का दिन है, शाम 7 बज रहे हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं एबीपी गंगा का सत्ते पे सत्ता। इस शो में हमेशा की तरह होंगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 शहरों की कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपके आसपास तो हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी नजर से कहीं छूट रही हों। मगर उन कहानियों से आपका सरोकार होता है। सत्ते पर सत्ता में आज भी देखिए, और कल शाम 7 बजे भी हम मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले आगरा की। आगरा के ताजमहल का नाम दुनिया के सबसे शानदार इमारतों में यूं ही नहीं शामिल। 16वीं सदी में ताजमहल के निर्माण में करीब 350 करोड़ की लागत आई और आज भी दुनिया के अजीबों में शामिल ताजमहल की देखरेख में करोड़ों का खर्च होता है। लेकिन उसी ताजमहल में 5 पुश्तों से काम करने वाले एक परिवार को आज भी सिर्फ 15 रुपए, जी हां, 15 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है। क्या है इसके पीछे की वजह और किसका है ये परिवार? देखिए आगरा से एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय की इस रिपोर्ट में। अपनी अजीमो शान खूबसूरती और बेजोड़ कारीगरी की बदौलत देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ताजमहल के मुरीद हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी जिंदगी में एक बार ताजमहल का दीदार न करना चाहे। यही वजह है कि आगरा में दुनिया भर से आए लोगों का तांता लगा रहता है। लेकिन जिस शाहजहां ने दुनिया को ताजमहल जैसा बेशकीमती तोहफा दिया, उसी ताजमहल की शाही मस्जिद का इमाम परिवार आज बदहाल है। ये परिवार 5 पीढ़ियों से मस्जिद में नमाज अदा करवाता आ रहा है, जिसके लिए तनख्वाह के तौर पर इमाम परिवार को सिर्फ 15 रुपये मिलते हैं। जी हाँ, सिर्फ 15 रुपये महीने तनख्वाह। मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 18-19 साल इमामत की। उससे पहले मेरे दादा थे जिसने 40 साल इमामत की, और इससे मेरे पहले परदादा थे। ये हमारा आबाई ख़ानदान चला रहा है इमामत के लिए। पहले कितने मेहनताना मिलता था और अब की क्या स्थिति है? पहले ये था कि मुग़ल पीरियड में 15 अशरफियाँ मिलती थी जो सोने की थी, और फिर उसके बाद चांदी में तब्दील करा और अब हिंदुस्तानी में तब्दील कर दिया, वो जो 15 जो कागज़ के शक्ल में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इमाम परिवार की हालत हमेशा ऐसी ही रही। मुग़ल बादशाहत के ज़माने में इस परिवार के पुरखों को बतौर इमामत 15 सोने की अशरफियाँ मिलती थी, जो कम होते होते आज 15 रुपयों तक आ पहुँची है। इमाम परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार से तनख्वाह बढ़ाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस टाइम में तनख्वाह मिलती थी, पहले अशरफियाँ थी, पहले फिर चक्की चांदी की कर दी उन्होंने। अब 15 रुपये मिलना हमें। पहले अब्बा ने लिया 40 साल 15 रुपये अब्बा ने ली, दादा ने हमारे। अब 15 रुपये हमें मिलना। क्या लगता है कि 15 रुपये कुछ भी नहीं है। 15 रुपये चाय के पैसे नहीं है। बच्चा नहीं मिलता 15 रुपये से, लेकिन ऐसा ही हमें 15 रुपये दी। हमने गुजारिश किया कि लिखा पढ़ाई करिए हमने कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। वो कह देते हैं हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम लिख के दे दिया, हमें लिख के दे देते हैं हमसे। देखिए, ये बड़ी विडम्बना है कि जिस इमाम के पीछे हज़ारों लोग नमाज अदा करते हैं, अब उस इमाम को तनख्वाह इतनी कम मिलना, 15 रुपये मिलना महीने की, वो भी माहवार, एक बहुत बड़ी बात है कि 15 रुपये में एक वक्त का आदमी चाय नहीं पी सकता, नाश्ता नहीं कर सकता, तो 15 रुपये महीना कैसे चलाएगा वो? तो ये बड़ी उसकी बात है। हमने इसके लिए कई बार मंत्रियों को और डीजी को लिखा है, डायरेक्टर जनरल को लिखा है, कहा है। इन्होंने कई बार हमें जवाब भी दिया है। हर बार कुछ ना कुछ कह देते हैं, अब के देखेंगे, अब के देखेंगे। इमाम परिवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 15 रुपये की तनख्वाह दी जाती है, लेकिन तमाम अपीलों और कोशिशों के बावजूद इस परिवार के तनख्वाह में बदलाव नहीं हुआ। जबकि इसी ताजमहल की सुरक्षा और रखरखाव में हर साल करोड़ों रुपयों का खर्च आता है और ताजमहल से हर साल भारी कमाई होती है। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इंसानों के बीच डर पैदा करने वाले जीव जंतुओं में एक जीव सांप भी है। सांपों का जिक्र भर होने से जहन में सिहरन पैदा हो जाती है, लेकिन आज इंसानों की वजह से सांपों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है।
क्या है इसकी वजह? सत्ते पे सत्ता के लिए लखनऊ से एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट देखिए। सांप वो जीव जो अपने जहर से ज्यादा अपनी बनावट और चाल की बदौलत इंसानों में खौफ पैदा करता है। इसलिए हमें आज तक यही बताया जाता है कि अगर सांप सामने आ जाए तो वक्त रहते उसका फन कुचल देना ही अपने बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। बचपन से एक मिथ जो है दिमाग में रखा गया है कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, रहस्यमयी। जहाँ रहस्य आता है वहाँ भय उत्पन्न होता है, और जब भय उत्पन्न होता है तो आदमी डरता है, और वो भय से जब सामना होता है तो उसको तुरंत नष्ट करने की कोशिश करता है अपनी तरफ से। तो सांप के प्रति जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक मिथ जो डेवलप हो गई है, आपके घर में भी सांप दिखेगा, हड़बड़ा के आप बाहर भागेंगे। सांप को इंसानों का दुश्मन मानने की हमारी प्रवृत्ति ही इस जीव के अस्तित्व के लिए बड़ा संकट बनती जा रही है, जबकि इकोसिस्टम की अहम कड़ी सांप इंसानों का सबसे बड़ा मददगार होता है, क्योंकि सांप अकेले ही फसलों के लिए चुनौती बनने वाले चूहों, मेढक, गिलहरी और खरगोश का सफाया करता है। लेकिन आज बढ़ती आबादी की वजह से सांपों के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा है। लखनऊ का आप क्षेत्रफल देखिए तो बढ़ता चला जा रहा है। आज आप उन्नाव तक चले जाइए तो आपको रास्ते में शायद ही कोई खाली ज़मीन मिले। फैजाबाद तक चले जाइए तो कुछ किलोमीटर ही खाली ज़मीन मिलेगी। सुल्तानपुर तक चला जाइए, पूरा सुल्तानपुर तक बन गया है। तो यहाँ के जो वन्यजीव थे, सांप थे, बिच्छू थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, मैमल्स थे, वो कहाँ गए? दरअसल सांपों को लेकर सही जानकारी न होना ही इंसान और सांप दोनों के लिए बड़ी समस्या है। हर साल करीब 2.5 लाख लोग सांपों का शिकार होते हैं, जिसमें से करीब 50,000 लोगों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह या तो डर से हार्ट फेल या फिर इलाज ना मिलना होता है। सांप का होना इसलिए ज़रूरी है कि सांप के काटने से जो मृत्यु होती है उसको बचाने के लिए एंटीवेनम का प्रयोग किया जाता है। वो सांप के जहर से ही बनती है। अगर सांप ही नहीं होंगे अगर, तो हम इलाज के लिए सांप को जहर कैसे लेंगे? सांपों को लेकर लोगों के बीच ऐसे ही भ्रम को दूर करने के लिए अब कई लोगों ने काम करने की शुरुआत की है, ताकि इंसानों के मददगार सांपों को बेमौत मरने से बचाया जा सके। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सांपों पर इंसानों की वजह से मंडराते खतरे को आपने देखा, लेकिन इन दिनों इंसानों पर भी कुदरत का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह है दिल्ली और उसके आसपास लगातार आ रहे भूकंप के झटके, जिसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है। देखिए कानपुर से एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात अवस्थी की ये रिपोर्ट। क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बड़ा भूकंप आने वाला है? बार बार कांपती धरती क्या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का इशारा कर रही है? दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल घूम रहे हैं। देखिए, भूकंप के झटके मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये झटके लगेंगे हमको जबकि भूकंप हिमालयन जोन में आएगा, यहाँ पे तो नहीं आ सकता है। तो ये हिमालयन जोन में जब अर्थक्वेक आएगा तभी हमको यहाँ पे झटके लग सकते हैं। धरती के नीचे होने वाली हलचल पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगर ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि भूकंप के लिहाज से बनाए गए 4 जोन में उत्तर प्रदेश जोन 3 में आता है। 2001 के भूकंप में तो उससे अभी जो है वो हमारे पास सिर्फ 4 जोन्स हैं, और उसमें जोन 1 जो है वो हटा दिया गया है। और इसको अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो हमारा जोन 3 में आता है।
उत्तर प्रदेश में बड़े भूकंप की आशंका निराधार नहीं है, क्योंकि बीते 2 महीनों में 19 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं, जिनमें से 13 बार भूकंप का केंद्र दिल्ली और उसके आसपास रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा उस हिमालय जोन में आता है, जहां बीते कुछ दिनों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। दरअसल भूकंप की जगह और तीव्रता का आकलन तो किया जा सकता है, लेकिन आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक भूकंप के समय का आकलन करने में सफलता हासिल नहीं कर सके हैं। ऐसे में सिर्फ पहले से तैयारी ही भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान नुकसान से बचाने का कारगर जरिया साबित हो सकता है। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। कहते हैं कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। वाराणसी के एक डॉक्टर ने बेटियों को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है। डॉक्टर शिप्राधर ने अब तक 365 बेटियों का जन्म होने के बाद उनकी फीस नहीं ली और बेटियों के परिवार को खुशहाली का संदेश दिया है। इस अस्पताल और यहाँ की डॉक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को हकीकत की ज़मीं पर उतारा है। बेटी का जन्म होने पर इस अस्पताल में इलाज तो मुफ्त होता ही है, बाकायदा परिवार को उपहार भी दिया जाता है और अस्पताल का माहौल भी बिल्कुल परिवार और घर जैसा। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं वाराणसी के इस खास अस्पताल और यहाँ की खास डॉक्टर शिप्राधर से। वैसे भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और उन्होंने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया। डॉक्टर शिप्रा के अस्पताल में भी पहले बच्चियों के जन्म पर फीस ली जाती थी, लेकिन 2014 में बेटी के जन्म पर दुखी होते परिवार वालों को देखकर उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। फिर एक दिन ऐसे ही हमने अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जब बिटिया का जन्म हो तो जो दुख रहता है उन लोग का वो कुछ कम हो जाए, तो या दुखी ना हो। तो डॉक्टर साहब ने एक शब्द में एक झटके में बोला कि अगर उनका चाहती हो कि वो दुखी ना हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। आज के दौर में जब प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी कराने को लेकर माता पिता ज़्यादा खर्च के डर से जाने से झिझकते हैं, इस अस्पताल में बेटी के जन्म के बाद मुफ्त में इलाज और फिर उपहार तो मानो बोनस ही हो। बेटी के पैदा होने के बाद उनकी खुशी खुद एक माता पिता से सुन लीजिए। डॉक्टर तो बहुत अच्छी हैं, जैसे लड़की होती है तो उनके लिए फ्री, अगर जैसे ऑपरेशन हो रहा है तो इसका कोई चार्ज नहीं है। बेटी के लिए अच्छा है, एक तरह से हम लोग भी बहुत खुश हैं कि पहली बार फर्स्ट बार आए, ऐसा हम लोग को भी डॉक्टर मिली हैं। नेक्स्ट किसी का भी होगा, जानकारी रहेगी तो हम लोग फिर दोबारा लेके आएंगे। जी, बेटियों के जन्म पे डॉक्टर साहब कोई चार्ज नहीं लेती हैं और गिफ्ट देकर यहाँ से विदा भी करती हैं और हमें यहाँ से बहुत संतुष्टि मिली। जी, मैं तो बेटी का पिता होकर भी वैसे ही खुश हूँ जैसे लोग बेटे के पिता होकर खुश होते हैं। बहरहाल वाराणसी में एक डॉक्टर की ये पहल तो सराहनीय है ही और इनका संदेश तो सर आंखों पर कि बिटिया नहीं है बोझ, बदलो अपनी सोच। वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक दौर था जब हम स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों की बजाय मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि वक्त बदलने के साथ मिट्टी के बर्तन चलन से बाहर हो गए, लेकिन सरकार ने एक बार फिर मिट्टी के काम से जुड़े कुम्हारों के लिए बड़ी योजना शुरू की है। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी अजीमो शान खूबसूरती और बेजोड़ कारीगरी की बदौलत देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ताजमहल के मुरीद हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी जिंदगी में एक बार ताजमहल का दीदार न करना चाहे। यही वजह है कि आगरा में दुनिया भर से आए लोगों का कोरोना महामारी के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में मशहूर मिठाइयों की बिक्री पर बुरा असर पड़ा।
जोशीमठ में मशहूर बदरीश लड्डू बनाने वाली एक महिला समूह की दास्तां भी दर्द से भरी है। पिछले साल तक लाखों रुपए का लड्डू बेचने वाले ये समूह आज नाम मात्र का लड्डू बेच पा रहा है। ये कोई आम लड्डू नहीं है, इसका नाम बदरीश लड्डू है। उत्तराखंड में इस लड्डू की अपनी खास पहचान है, मान है, सम्मान है। क्योंकि इसका नाम बद्रीनाथ धाम से जुड़ा है तो इसकी अपनी ही अहमियत है। कहते हैं बद्रीनाथ धाम में इस लड्डू की बहुत मांग है। जरा सोचिए, बद्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच अपनी खासियत के कारण इतराने वाले इस लड्डू की चमक को कोरोना ने उतार कर रख दिया है। अब जब यात्रा ही सुचारू रूप से न चले तो फिर लड्डू कैसे बनेगा, और बन भी गया तो फिर बिकेगा कैसे। आज जोशीमठ में बदरीश लड्डू बनाने वाली महिला समूह यही सोचकर निराश हो जाती है। इस बार हमें खूब अच्छी आशा थी और 2017, 18, 19 में हमने बहुत अच्छी आई हुई इनकम हो रही थी, इसलिए हमने अपने समूह के लिए 5 लाख का लोन भी निकाला था। हमने इस बार हमने बहुत अच्छे स्तर पे काम करने की सोची थी। 20 महिलाएं हमारे समूह में 20 महिलाएं हैं और हमने कहा कि इसे हम बेहद ढंग से करें, बहुत अच्छे जो बेरोजगार महिलाएं हैं उसके लिए और अच्छा रोजगार करें, और बहुत अच्छे ढंग से सोचा था। लेकिन ये महामारी की वजह से हमारा 5 लाख का लोन है, उसे देने में ही हम कैसे उसको वो करें, क्या करें, उससे ही परेशानी हो रही है। अभी पिछले साल की तो बात है, इन महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन आज ये मायूस हैं क्योंकि इस साल बदरीश लड्डू बनाने वाली महिला समूह ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं। इन्होंने लड्डू बनाने के लिए 15 लाख से ज़्यादा का चोलाहा समेत तमाम कच्चा माल खरीद लिया था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये कोरोना महामारी इतने वक्त तक रहेगी कि सब पर ब्रेक लगा देगी और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। 1000 डिब्बे मंगाए थे, अभी हमारे पास 5-6 हज़ार डिब्बे हैं और ये 2-2.5 लाख इसकी लागत है। बद्री प्रसाद में एक डब्बा हमारा 150 का है, तो उसमें हम 5 चीज़ देते हैं। सरस्वती नदी का जल है, तुलसी है, चौलाई के लड्डू हैं और ये लोकल जो हमारे धूप बनती है वो है, उसकी कीमत 150 रुपये है। दरअसल बदरीश पंच प्रसादम के लिए इस साल 2.5 लाख रुपए की लागत से 7000 लड्डू के डिब्बे खरीदे जा चुके हैं, जो जोशीमठ ब्लॉक में रखे गए हैं। इसमें बदरीश तुलसी, सरस्वती नदी का जल, बदरीश लड्डू, धूप और गुलाब जल दिया जाता है। जोशीमठ ब्लॉक की 52 महिला समूह इससे जुड़ी हुई हैं, जो लड्डू बनाने से लेकर उसे पैक करने तक का सारा काम करती हैं। विगत वर्ष के अनुभवों को देखते हुए हमारी उम्मीद थी कि हम 50 और 1 करोड़ तक जाते, क्योंकि हम इस साल पहले से तैयारी में थे कि चौलाई का लड्डू और धूप भी हर्बल है, तो काफ़ी वो था कि लोग भी जुड़ रहे थे अब पंचबद्री प्रसाद से भी, और ये लड्डू के प्रति लोगों का बढ़ रहा था। अगर हमारा मतलब समिति भी हमें ऑर्डर दे तो काफ़ी सारे समूहों को लोकली ही काफ़ी स्वरोजगार मिल जाता। पिछले साल तक महिला समूहों को 50 लाख तक की आय हुई थी और इस साल महिला समूह ने 1 करोड़ रुपए आमदनी की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन कोरोना इनकी उम्मीदों के लिए काल बन गया। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।